रात जितनी चुप थी उतनी ही भारी भी थी। बाहर बादल ऐसे अटके थे जैसे आसमान किसी अधूरे राज को छुपाए बैठा हो। हल्की हल्की ठंडक हवा में घुल चुकी थी और बरसात की पहली बूंदें टीन की छत पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई धीमी तान बज रही हो। अगर आप इस वक्त अपने बिस्तर पर लेटे हैं तो एक गहरी सांस लीजिए, अपना सिर आराम से पीछे टिकाइए और बस धीरे धीरे इस कहानी में उतरते जाइए। अगर आपको मेरा अंदाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि यह सफ़र बार बार आपको इसी तरह नींद की मीठी दुनिया में ले जा सके। अब कहानी शुरू होती है एक बरसाती शाम से। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के आखिर में एक पुरानी कोठरी थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर उगी काई भी बूढ़ी लगती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन बारिश की रातों में उस कोठरी की खिड़की के पीछे कभी कभी हल्की रोशनी झिलमिलाती दिखाई देती थी। कोई उसे सच मानता, कोई अफवाह, मगर सच्चाई क्या थी यह किसी को मालूम नहीं। इस कहानी का हीरो है अर्जुन। उम्र होगी करीब 25-26 साल। शांत सा लड़का, सीधा साधा, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैन सी जिज्ञासा हमेशा जलती रहती थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ाता था और ज्यादातर वक्त अपने में ही खोया रहता था। लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे क्योंकि वह अक्सर पुरानी जगहों, खाली घरों और आधी उजड़ी हवेलियों में घूमने चला जाता था। उस बरसाती शाम को अर्जुन स्कूल से लौट रहा था। आसमान में बादलों का शोर गूंज रहा था और बिजली चमकते ही सामने दूर खड़ी वह पुरानी कोठरी साफ दिखाई देने लगती थी। हर बार बिजली चमकने पर ऐसा लगता था जैसे वह कोठरी अर्जुन को घूर रही हो। अर्जुन ने कदम थोड़ा तेज किए। बारिश ज्यादा होने लगी थी और रास्ते में कीचड़ बढ़ रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में झूलकर अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जैसे कोई पुराने जमाने की अधूरी बातें फुसफुसा रहा हो। वह जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, गांव के बुजुर्ग दादा जयराम बरामदे में खड़े मिल गए। उन्होंने लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और अर्जुन को देखते ही धीमी आवाज में बोले, आज उस तरफ मत जाना, बारिश की रातों में वो कोठरी अच्छी नहीं होती। अर्जुन रुक गया। क्यों दादाजी, क्या है वहां? दादा जयराम ने आसमान की तरफ देखा, फिर बरसते पानी की ओर और बोले, कुछ चीजें पुरानी हैं पर बिल्कुल मरी नहीं, उनकी धड़कनें अब भी कहीं ना कहीं जिंदा हैं। अर्जुन हल्का हंसा। दादाजी, ये सब बातें आप डराने के लिए कहते हैं। दादा ने उसकी आंखों में सीधी नजर डाली। डराने के लिए नहीं बेटा, बचाने के लिए। अर्जुन को दादा की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता महसूस हुई। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवा की ठंडक हड्डियों में उतरती जा रही थी। रात काली हो रही थी और दूर कोठरी की परछाई बारिश में धुंधली दिख रही थी। अर्जुन घर के अंदर चला गया, लेकिन दादा की बात उसके मन से उतर ही नहीं रही थी। कुछ चीजें मरी नहीं, अब भी धड़क रही हैं। यह वाक्य उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। रात को करीब 10 बजे तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। सड़क पर कोई नहीं था, बस बारिश के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और बीच बीच में दूर से आती बिजली की डरावनी चमक। उसी चमक के दौरान उसने कुछ देखा। हाँ, साफ देखा। पुरानी कोठरी की टूटी खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अर्जुन की सांस थम गई। ये कैसे हो सकता है? वहां तो कोई रहता भी नहीं। वह खुद से बुदबुदाया। अगली बिजली चमकी, रोशनी अब और साफ दिखी। ऐसा लगा जैसे खिड़की के पर्दे के पीछे कोई चल रहा हो। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन डर नहीं। उसके अंदर हमेशा से एक अजीब सा खिंचाव रहा था ऐसे रहस्यों की तरफ। कुछ मिनट बाद उसने छाता उठाया और धीरे से बाहर निकल आया। बारिश अभी तक गिर रही थी, लेकिन पहले जितनी तेज नहीं थी। रात की ठंडी हवा गालों पर लगते ही झुर्रियां सी दौड़ गईं। अर्जुन चुपचाप कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में कीचड़ था, पानी के गड्ढे थे और बरगद के पेड़ की बड़ी टहनियां हवा में कहर मचा रही थीं। हर मोड़ पर उसे लगा कि शायद कोई उसकी तरफ देख रहा हो, पर जब मुड़कर देखता तो सिर्फ काली रात और बारिश उसके सामने होती। वह अब उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां से कोठरी का रास्ता अलग होता है।
अंधेरा इतना गाढ़ा था कि उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। फिर अचानक टप 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 किसी के तेज कदमों की आवाज। अर्जुन ने धड़कन रोक ली। आवाज उसके पीछे से आ रही थी। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश गिर रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। शायद कोई जानवर होगा, शायद पानी की बूंदें। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। कोठरी अब बस कुछ ही कदम दूर थी। लकड़ी का भारी दरवाजा आधा खुला हुआ था। खिड़की में वही टिमटिमाती पीली रोशनी। बारिश का पानी छत से बहकर नीचे गिर रहा था और पूरी कोठरी को रहस्यमयी बना रहा था। अर्जुन दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। उसका दिल तेज चलने लगा। हवा के झोंके से दरवाजा धीरे धीरे और खुल गया। अंदर बहुत हल्की रोशनी थी, जैसे कोई पुराना लैंप जल रहा हो। कमरा खाली था। दीवारें टूटी थीं, पर एक कोने में मिट्टी पर कुछ अजीब सा निशान बना था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उंगलियों से धूल पर कोई पुरानी आकृति खींची हो। अर्जुन नीचे झुका और ध्यान से देखने लगा। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से कोई हल्की सी आहट हुई। कोई है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी, बहुत धीमी सरसराहट, जैसे कोई लकड़ी पर अपने कदम घसीट रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, अपनी जेब से मोबाइल निकाला और ऊपर जाने वाली पुरानी सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज थोड़ी और साफ होती जा रही थी और जब उसने सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर से किसी ने बिल्कुल हल्की मगर ठंडी आवाज में कहा, इतनी देर से इंतजार कर रहा था। अर्जुन का दिल जैसे जम गया। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। सीढ़ियों के ऊपर से आई वो ठंडी धीमी आवाज अर्जुन की सांसों में जैसे बर्फ बनकर अटक गई। बाहर बारिश अभी भी गिर रही थी, पर यहां कोठरी के अंदर एक दूसरी ही खामोशी थी, ऐसी जो कानों में चुभती थी। हवा बंद थी, फिर भी ऊपर की तरफ से आती सरसराहट बार बार उसे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सीढ़ियों पर सीधी पड़ी, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच बीच में उंगलियों से बने अजीब सिंबल जैसे निशान भी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीचे कमरे में उसने देखे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो पीछे मुड़ जाए, लेकिन भीतर की बेचैनी ज्यादा मजबूत थी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर स्टेप उसकी नीचे की हड्डियों तक कंपन भेज रहा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां बारिश की नमी से इतनी मुलायम हो चुकी थीं कि पैरों के नीचे चर्र चर्र की आवाज गूंजने लगती। इतनी देर से इंतजार कर रहा था। अर्जुन के दिमाग में वो आवाज फिर घुमड़ने लगी। क्या किसी ने सच में ये कहा था, या सिर्फ बारिश की आवाज, कोठरी की सिसकियां, हवा की फुसफुसाहट, इन सब ने मिलकर कोई भ्रम पैदा कर दिया। वो खुद भी तय नहीं कर पा रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कोठरी का ऊपरी हिस्सा पहले से ज्यादा अंधेरा था। यहां खिड़कियां नहीं थीं, सिर्फ लकड़ी के मोटे तख्ते, जिनमें जगह जगह से हल्की हवा रिस रही थी। रोशनी की किरणें धूल कणों में टकराकर ऐसे बिखर रही थीं जैसे हवा में कोई पुरानी याद तैर रही हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टेबल पड़ी थी। उसके ऊपर एक छोटा सा लैंप रखा हुआ था, जो आधा बुझा हुआ सा टिमटिमा रहा था। यही वो रोशनी थी जो बाहर खिड़की से दिख रही थी। लैंप के पास जमीन पर किसी के बैठने के ताजा निशान थे। अर्जुन का गला सूख गया। वो आगे बढ़ा ही था कि पीछे से अचानक किसी के चलने की आवाज आई। उसने झटपट मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर पड़े धूल कणों में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही एक छाया सी हिलती दिखाई दी, पर वह सिर्फ रोशनी का खेल भी हो सकता था। कौन है यहाँ? इस बार अर्जुन की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी, धीमी मगर भीतर से डर को दबाते हुए। कुछ सेकंड के लिए कोठरी एकदम शांत हो गई। फिर एक धीमी, बहुत धीमी खरोंचने जैसी आवाज कमरे के कोने से आई। अर्जुन, ये आवाज इतनी नरम थी जैसे कोई बहुत पास खड़ा उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अर्जुन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसका दिल तेज उछलने लगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। ऐसी ठंडी कि अर्जुन को लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ठंडे हाथ ने हल्का सा स्पर्श किया। वह झटके से मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली हवा और वो अजीब सी ठंड। उसने नीचे देखने के लिए टॉर्च झुकाई और तभी उसकी नजर पड़ी। टेबल के नीचे किसी ने कुछ खुरचा हुआ था। वो नीचे बैठा और उंगलियों से धूल हटाई।
खुरच कर लिखा हुआ एक नाम उभरा, समीर। अर्जुन की सांस तेज हो गई। समीर, उसका बचपन का दोस्त, जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गया था। किसी को समझ नहीं आया था कि वो कहाँ गया, लेकिन अर्जुन, उसे हमेशा शक था कि समीर के गायब होने के पीछे कुछ बहुत गहरा राज था। और अब यहाँ इस कोठरी में उसका नाम। उसने फौरन मोबाइल निकाला और एक पुरानी फोटो खोली, समीर की। इस फोटो को उसने कभी डिलीट नहीं किया था। क्या क्या तुम यहाँ हो? अर्जुन की आवाज़ अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। उसी क्षण लैंप की लौ एकदम तेज चमकी और फिर अचानक बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की टॉर्च ही अब उसकी एकमात्र रोशनी थी। अंधेरे में कमरे की पुरानी लकड़ी की गंध, नमी और एक अनजानी सड़ांध एक साथ हवा में मिल गई थी। अर्जुन धीरे धीरे उठकर कमरे के दूसरे कोने की तरफ चला। उसे लगा जैसे वहां किसी ने अभी अभी कदम बढ़ाया हो। फिर नीचे फर्श पर उसे कुछ और दिखाई दिया। पुरानी लकड़ी के नीचे कुछ काला सा कपड़ा फंसा था। वो झुका और कपड़ा खींचा। ये तो समीर का पुराना रुमाल था, वही रुमाल जिसकी किनारी पर एस अक्षर खड़ाई से बना था। अर्जुन ने उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। ये यहाँ कैसे? अभी वह सोच ही रहा था कि कमरे में एकदम से हलचल हुई। फर्श के दूसरी तरफ कुछ भारी गिरने की आवाज आई। अर्जुन की टॉर्च उस तरफ गई तो उसने देखा कि कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी अलमारी अपने आप थोड़ा सा खुल गई थी। हवा का झोंका इतनी ताकत का नहीं था कि उस भारी अलमारी को हिला सके। तो फिर अर्जुन धीरे धीरे अलमारी की तरफ गया। दरवाजा थोड़ी और खुला। अंदर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। उसने एक हाथ से दरवाजा पूरी तरह धकेला। अलमारी के अंदर सिर्फ धूल, पुराने कपड़े और एक टूटा हैंगर था। लेकिन नीचे एक लकड़ी का डीला तख्ता हटाया हुआ था और उसके नीचे जमीन में बनी एक छोटी सी सीढ़ी नुमा सुरंग। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था, यह जगह तो किसी ने बनाई है, कोई नीचे गया है। उसी समय नीचे सुरंग से हल्की सी आहट आई। कोई सांस ले रहा था, धीमी, ठंडी, गहरी सांस। अर्जुन के पैरों की उंगलियां कांप उठीं, माथे पर पसीना आ गया, जबकि हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी भाप बन रही थी। और तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन टिमटिमाई। कुछ सेकंड के लिए रोशनी टूटी और फिर वापस आई। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा, कोई अननोन कॉन्टैक्ट। मैसेज में बस एक लाइन थी, नीचे मत आना। अर्जुन के हाथ एकदम सुन्न हो गए। उसने तुरंत नीचे सुरंग में टॉर्च डाली, पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक आवाज सुनी, बिल्कुल गहरी, बिल्कुल अंदर से आती हुई, अर्जुन, मैं नीचे हूं। उस वक्त अर्जुन के दिमाग ने चिल्लाकर कहा था, भागो, अभी भागो। लेकिन दिल कह रहा था कि समीर नीचे है, जिंदा है, या उसकी सच्चाई, उसका राजा, सब वहीं छिपा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर एक कदम सुरंग की तरफ बढ़ा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नीचे की हर सांस में अंधेरा है और हर परछाई में कोई भूला हुआ सच। अर्जुन सुरंग के मुहाने पर झुककर खड़ा था। ऊपर कोठरी में हल्की बारिश की बूंदों की आवाज अब दूर लग रही थी, जैसे दुनिया उससे धीरे धीरे कट रही हो। टॉर्च की रोशनी नीचे उतरती सीढ़ियों पर पड़ रही थी, लेकिन 3-4 स्टेप के बाद सब कुछ काले धुएं जैसा अंधेरा बन जाता था। नीचे गहरी ठंडी हवा उठ रही थी और सबसे डराने वाली बात, उस हवा में किसी के धीमे सांस लेने जैसी रिदम थी, जैसे कोई नीचे बैठा बस इंतजार कर रहा हो। समीर। अर्जुन की आवाज खुद ही कमजोर पड़ गई। नीचे से कोई जवाब नहीं आया, पर वो सांस, वो अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। उसने एक बार ऊपर कोठरी की तरफ देखा। खाली अंधेरा, बुझा हुआ लैंप और वहीं डर भरी खामोशी। वापस जाना आसान था, पर वो जानता था कि अगर आज पीछे हट गया तो ये राज उसे सारी जिंदगी चैन नहीं लेने देगा। अर्जुन ने पहला कदम नीचे रखा। लकड़ी की तंग पुरानी सीढ़ियां उसके वजन से छर्र छर्र करने लगीं। दूसरा कदम, तीसरा, और फिर वो सुरंग के अंदर धीरे धीरे उतरता चला गया। मोबाइल की टॉर्च का हल्का सा गोल रोशनी का दायरा ही अब उसकी दुनिया थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, बारिश की आवाज बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ऊपर की दुनिया से पूरा संपर्क टूट गया था। सिर्फ सुरंग की नम दीवारें, घुटन भरी हवा और वो अजीब सी सांसें। 10-15 स्टेप उतरने के बाद सीढ़ियां खत्म हो गईं। नीचे फर्श कच्ची मिट्टी का था। रोशनी फेंकते हुए अर्जुन ने देखा, सुरंग आगे लंबी जाती थी, लेकिन इसमें
इंसानी चलने के ताज़ा निशान थे। किसी ने हाल ही में यहाँ कदम रखे थे। मिट्टी में पैरों के ढंसने की गहराई साफ थी। अर्जुन का दिल एक बार फिर तेज हो गया। वो नीचे झुककर निशानों को ध्यान से देखने लगा। पैरों के आकार बिल्कुल समीर जैसे। कई साल पुरानी यादें उसकी आंखों में चमक उठीं। समीर की चाल, उसके जूतों का पैटर्न, सब कुछ। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अर्जुन खुद से बुदबुदाया। अचानक सुरंग की दीवारों में जैसे कुछ हिला। एक हल्की कंपन अर्जुन के पैरों के नीचे से गुजरी। वो फौरन सीधा खड़ा हुआ, टॉर्च सीधा सामने की तरफ तान दी। कौन है? इस बार उसकी आवाज़ पहले से तेज थी, पर डर उससे भी तेज था। सुरंग के अंदर से एक फुसफुसाहट आई, इतनी हल्की कि सुनाई दे या ना दे, लेकिन वो साफ थी। जल्दी मत कर, सब पता चल जाएगा। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा एकदम ठंडी होती जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरंग अंदर की तरफ थोड़ी थोड़ी मुड़ती हुई आगे जा रही थी। दीवारों पर उंगलियों से खुरचे गए अजीब से निशान थे, लकीरें, गोल घेरे और कुछ ऐसे चिन्ह जिनका कोई मतलब नहीं बनता था, पर ऐसा लगता था कि कोई इन्हें सालों से यहाँ बनाता रहा हो। हर कुछ कदम बाद उसे मिट्टी में पैर घसीटने और हड़बड़ाने जैसे निशान दिखते, जैसे कोई भागा हो या फिर किसी ने उसे घसीटा हो। सुरंग अचानक चौड़ी होने लगी। अर्जुन की टॉर्च अब एक बड़ा सा खुला कमरा दिखा रही थी। जमीन नीचे को ढंसी हुई, बीच में टूटी फूटी लकड़ी की पेटियां और किनारे छोटे पुराने लोहे के ड्रम जैसे रखे हुए। एकदम से एक आवाज गूंजी। ड्रमों के बीच में कुछ गिरा था। अर्जुन का दिल उछल गया। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर मिट्टी थोड़ी और सिकुड़ती महसूस हो रही थी, मानो जमीन ही उसे अंदर खींचना चाहती हो। जैसे ही वो कमरे के बिल्कुल बीच में पहुंचा, टॉर्च की रोशनी एक चीज पर पड़ी, एक पुरानी फटी सी डायरीनुमा नोटबुक। उसकी सांसें रुक गईं। ये डायरियां तो समीर बचपन से लिखता था, किस्मत की किसी खरोंच की तरह। वह नोटबुक यहाँ मिट्टी में आधी दबी पड़ी थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठा, धूल झाड़ी। उसका नाम उभर आया, समीर। साल 2015 लिखा था, यानी ठीक उसी साल जब वो गायब हुआ। डायरी खोलते ही उसकी उंगलियां कांपने लगीं। पहले कुछ पन्ने मिट्टी से सने थे, फिर एक पन्ना लगभग साफ था। उसमें लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन इस सुरंग की सच्चाई वो सिर्फ तुम समझ सकते हो अर्जुन। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं, गला सूख गया था। वो अगले शब्दों पर झुक गया। ये कोठरी पहले सिर्फ कोठरी नहीं थी। इसके नीचे कुछ ऐसा है जिसे गांव वाले सालों से छुपाते आए हैं। यहां कोई रहता है? नहीं, रहता नहीं। यहां कुछ फंसा हुआ है, और आज रात वह फिर जागा है। अर्जुन ने पन्ना पलटा, लेकिन उसके अगले ही सेकंड पीछे से एक तेज सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। अर्जुन ने झटपट मुड़कर टॉर्च तानी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी, गहरी काली हवा और एक अजीब सी बसी हुई गंध। उसी वक्त डायरी के पन्ने खुद ब खुद फड़फड़ाए, फर्श की मिट्टी थोड़ी हिली और कमरे के अंदर तापमान एकदम नीचे चला गया। अर्जुन की उंगलियां सुन्न होने लगीं। फिर उसके मोबाइल में वही अननोन कॉन्टैक्ट की नोटिफिकेशन आई। मैसेज, अर्जुन मुड़कर मत देखना। अर्जुन के दिल में जैसे किसी ने तेज हथौड़ा मार दिया, लेकिन डर के बावजूद उसने सवाल करने की हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक लाइन वापस चमकी, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, बस अभी मान नहीं रहे हो। टॉर्च की रोशनी एकदम हल्की पड़ने लगी। बैटरी तेजी से गिर रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और डायरी की आखिरी पंक्तियों पर नजर डाली। सुरंग का असली हिस्सा अभी बाकी है। जो आगे है उसे देखकर कोई भी वापस नहीं आया। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, उसकी आवाज पर भरोसा मत करना। वह कोई भी रूप ले सकता है, यहां तक कि मेरा भी। अर्जुन का दिल जैसे रुक सा गया, और तभी पीछे सुरंग में कहीं से वही आवाज आई, गहरी, टूटती हुई, लेकिन बिल्कुल समीर जैसी। अर्जुन, मैं यहां हूं, मेरी मदद करो। इस बार आवाज में दर्द था, इतना असली कि किसी का भी दिल पिघल जाए। पर डायरी की चेतावनी उसके सामने थी। क्या सच में समीर था या कोई और, कुछ और? अर्जुन टॉर्च कसकर पकड़े खड़ा रह गया। सामने सुरंग एक अंधे कुएं की तरह खुलती जा रही थी और आवाज हर सेकंड नजदीक आती जा रही थी। अर्जुन के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। जहां अंधेरा उसके इंतजार में था,
अर्जुन सुरंग की उसी जगह जड़ होकर खड़ा था जहां अभी कुछ पल पहले डायरी ने उसे चेतावनी दी थी। सामने गहराई में से आती आवाज बिल्कुल समीर जैसी थी, थकी हुई, डरी हुई, जैसे कोई कहीं फंसा हो और बस बचाए जाने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन ये वही सुरंग थी जहां मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी, जहां हवा में किसी नजर न आने वाली चीज की सांसें गूंजती थीं, जहां डायरी ने साफ कहा था वो किसी भी आवाज में बोल सकता है, यहां तक कि मेरी भी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। उसका हाथ अब भी डायरी को पकड़कर कांप रहा था। टॉर्च की रोशनी हल्की हो रही थी, लेकिन अभी इतनी थी कि उसे आगे जाने का रास्ता दिख सके। अगर समीर है तो उसे छोड़ भी नहीं सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन इस बार उसने सावधानी रखी। वो सुरंग की दीवार के बिल्कुल पास पास चलता गया ताकि पीछे से आने वाली आवाजें उसकी दिशा का अंदाजा न लगा सकें। अंधेरा उसके चारों तरफ गाढ़ा होता जा रहा था। सुरंग के अंदर की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न जैसी महसूस होने लगीं। मोबाइल का नेटवर्क पहले ही गायब था और बैटरी भी खतरनाक तरीके से नीचे जा रही थी। अचानक आवाज फिर आई, इस बार और साफ और ज्यादा पास। अर्जुन, प्लीज जल्दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन का दिल कस गया। ये आवाज हूबहू वही थी जैसी समीर हॉस्टल में चोट लगने पर बोलता था। उसका वही अंदाज, वही टूटती हुई सांसें। पर सवाल ये था, अगर सच में समीर होता तो वो इतने सालों से यहां कैसे जिंदा रहता? और अगर वो यहां था तो वो आवाज करने लायक कैसे बचा? सुरंग अब और संकरी होने लगी थी। अर्जुन को सिर थोड़ा झुकाकर आगे बढ़ना पड़ा। दीवारों को छूते ही उसकी उंगलियां ठंडी नमी में डूब गईं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हों, धीमी भारी सांसें। सामने टॉर्च की रोशनी में धुएं जैसे परछाई हिलती नजर आई। अर्जुन का दिल धक से रुक गया। कौन कौन है वहां? परछाई हिली, धीरे, बहुत धीरे, और फिर अचानक गायब हो गई। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि दीवार पर उभरा गीला निशान था जो रोशनी के साथ हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे किसी ने गीली उंगलियों से दीवार पर कुछ खुरचा हो। अर्जुन ने आगे झुककर देखा। निशान कुछ शब्द जैसे दिख रहे थे, लेकिन भाषा की तरह नहीं, बल्कि एक तरह के संकेत, जैसे कोई किसी को रास्ता बताना चाहता हो। कुछ सेकंड वो निशानों को देखता रहा। फिर उसने महसूस किया ये निशान सुरंग के अंदर की तरफ जा रहे थे, जैसे किसी ने चलते चलते दीवार पर अपनी उंगलियां घसीटी हों। अर्जुन ने डर को निगलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। सुरंग अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। बाएं एक लंबी सीधी लाइन में गहराई की तरफ जाती हुई, दाएं तरफ झुकी हुई, नीचे की तरफ उतरती सुरंग। और ठीक इसी मोड़ पर उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार इतना पास कि उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं की। उधर मत जाना, यहां नीचे उतरो। आवाज इतनी क्लियर थी कि वो सिर्फ 1 फुट पीछे से आती महसूस हो रही थी। पर उसने डायरी के शब्द याद किए, उसकी आवाज पर भरोसा मत करना। अर्जुन ने 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना दाईं तरफ वाले रास्ते को छोड़कर बाईं तरफ की सीधी लंबी सुरंग में कदम रख दिए। पीछे आई आवाज अचानक गुस्से में टूट गई। अर्जुन, मैंने कहा था इधर मत जा। इस बार आवाज में समीर जैसा कुछ नहीं था। इसमें एक गुर्राहट थी, एक ऐसी खुरदरी फुसफुसाहट जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अर्जुन बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके कानों में अपनी ही धड़कन की गूंज भर गई। कुछ मिनट बाद सुरंग फिर चौड़ी होने लगी और फिर सामने एक बड़ा सा खुला कमरा आया। कमरे के बीच पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा था, जैसे किसी पुराने मकबरे का हिस्सा हो। रोशनी को घुमाया तो पता चला वह पत्थर नहीं, बल्कि एक तिजोरी जैसा था, पुरानी लोहे की तिजोरी जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन की सांसें थम गईं। तिजोरी के अंदर से हल्की सी रोशनी चमक रही थी, अजीब सी नीली रोशनी, जैसे तैरती हुई, धड़कती हुई। वो धीरे धीरे करीब गया। जैसे ही उसने तिजोरी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया,
कमरे में अचानक बेहद ठंडा झोंका आया और एक आवाज पता नहीं कहीं से चारों तरफ गूंज उठी, मत छूना उसे। अर्जुन पीछे हट गया। आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन उसमें कोई अजीब मजबूरी थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे बचाना चाहता हो। उसी पल तिजोरी के अंदर की नीली रोशनी अचानक तेज होने लगी और फिर उसमें से एक फोटो गिरकर जमीन पर आ गई। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो फोटो उठाकर जैसे ही उसने उसे पलटा, उसकी आंखें फैल गईं। फोटो में समीर था और उसके पीछे यही सुरंग, यही तिजोरी, और समीर की आंखों के पीछे कोई और चेहरा था जिसे देखकर अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, अर्जुन, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अब वापस मत जाना। जो इस तिजोरी में है वह हमारा नहीं है, वह यहां का असली मालिक है। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगीं। असली मालिक मतलब कौन? जैसे ही उसने ये सोचा, सुरंग की दीवारें हल्की हल्की थरथराने लगीं। ऊपर कहीं से मिट्टी गिरने लगी, जैसे सुरंग का पूरा ढांचा हिल रहा हो। अचानक तिजोरी का दरवाजा खुद ब खुद पूरी तरह खुल गया और अंदर अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, जो नीली रोशनी को निगल चुका था। फिर उसी अंधेरे से उभरी किसी की परछाई, लंबी, टूटी फूटी, मानो इंसान की, लेकिन इंसान जैसी नहीं। और तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार इतनी पास कि अर्जुन का कंधा कांप गया। गलत रास्ता चुना तुमने। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और जो वहां खड़ा था वो समीर नहीं था, ना इंसान था, ना जानवर। वो कुछ ऐसा था जिसकी आंखें इंसानी थीं, लेकिन चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था। कमरे की हवा एकदम भारी हो चुकी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि अगले कुछ सेकंड में सब बदलने वाला था। वह डर और सच्चाई के बीच खड़ा था, एक ऐसी जगह जहां लौटने का रास्ता बहुत पीछे छूट चुका था। कोठरी के उस अंधेरे कोने में खड़े होकर आरव बार बार अपनी सांसें रोक रहा था, जैसे उसे डर हो कि उसकी हल्की सी आवाज भी किसी सोए हुए साए को जगा देगी। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे किसी ने सैकड़ों कांच के छोटे टुकड़े ऊपर से गिरा दिए हों। हवा की सीटी कोठरी की टूटी खिड़की के फ्रेम से टकराकर अजीब सा स्वर निकाल रही थी, जो उस माहौल को और भी भयानक बना रहा था। मोमबत्ती की लौ बार बार कांप रही थी, कभी लंबी, कभी छोटी, जैसे उसे भी इस जगह का डर महसूस हो रहा हो। आरव ने हाथ में पकड़ा पुराना लकड़ी का बॉक्स फिर से देखा। उस बॉक्स के किनारे पर वही निशान था, वही अजीब सी आकृति जो उसने पिछले हिस्से में उस झुर्रीदार दीवार पर देखी थी। उसकी उंगलियां उस निशान को छूकर जैसे पत्थर बन गईं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह डर है या उत्सुकता जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। अगर यह बॉक्स सच में उसी का है, आरव ने खुद से बुदबुदाया, पर उसने अपनी बात पूरी नहीं की। शायद वह नाम उसके गले में ही अटक गया था, जिस नाम से पूरे गांव में फुसफुसाहट होती थी, जिसे कोई खुलकर बोलता नहीं था। बॉक्स पर लगा छोटा सा ताला जंग खाया हुआ था, पर बंद नहीं था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो ताकि सही समय पर कोई उसे खोल सके। आरव ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और ताला उठाकर उंगलियों से दबाया। यह बिना किसी आवाज के खुल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई तेज म्यूजिक उसके सीने में बज रहा हो। बॉक्स खुलते ही एक बहुत हल्की सी मिट्टी और नमी की खुशबू आई। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पन्ने भूरे पड़ चुके थे, किनारों पर काई सी लगी थी। फिर भी डायरी के कवर पर वही आकृति बनी थी, 3 घुमावदार रेखाएं और उनके बीच एक गोल बिंदु। यह आखिर मतलब क्या है? आरव ने खुद से कहा। मोमबत्ती की रोशनी डायरी के साथ रखी दूसरी चीज पर पड़ी। एक बहुत पुरानी चाबी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी पुराने ताले की हो जिसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। यह किस चीज की चाबी है? उसके सवालों का ढेर बढ़ता जा रहा था। तभी पीछे से अचानक बाड़ी की लकड़ी चटकी, एक तेज सूखी आवाज। आरव का पूरा शरीर झटके से मुड़ा, दिल उसके गले तक आ गया। उसकी आंखें अंधेरे में घुल गईं।
पर उसे कुछ दिखा नहीं। हवा अंदर घुस रही थी, लेकिन हवा इतनी जोरदार आवाज कैसे कर सकती है? या फिर कोई उसने मोमबत्ती को थोड़ा ऊपर उठाया और आसपास की दीवारों पर रोशनी घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ फटी दीवारें, पुरानी लकड़ी और हवा का शोर। लेकिन वहीं खिड़की के पास रखे मिट्टी के मटके, उनमें से एक अब पहले की जगह से थोड़ा हट चुका था। आरव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। कोई यहां है? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा। जवाब में सिर्फ बारिश की आवाज आई। मोमबत्ती की लौ अब और हिलने लगी, जैसे कोई पास ही खड़ा उसकी सांसों से उसे डिस्टर्ब कर रहा हो। वह मटके के करीब पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे कुछ कुचलने जैसा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े। ऐसा लगता था जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखा हो। उसका मन अब वापस बाहर भाग जाने को कर रहा था, लेकिन डायरी और चाबी उसकी जेब के अंदर थीं, और वह जानता था कि अब इन चीजों को लेकर भागना शायद और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर यह किसी का है तो वह शायद अभी भी यहां मौजूद हो। अचानक कोठरी की पीछे की दीवार से एकदम धीमी सी खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर की तरफ से दीवार को नाखूनों से रगड़ रहा हो। आरव का खून जम गया। वह उसी जगह खड़ा रह गया, कानों में सिर्फ खुरचने की आवाज और अपनी धड़कनों का शोर। उसकी उंगलियां मोमबत्ती के स्टैंड पर कस गईं। ये आवाज अंदर से कैसे आ रही है? उसने खुद से कहा, लेकिन खुद ही उसकी बात उसे और डराने लगी। खुरचने की आवाज जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे दीवार के एक कोने की मिट्टी हल्की सी हिलती नजर आई, जैसे कोई उसे बाहर की तरफ धकेल रहा हो। आरव का दिल धीरे धीरे डूब रहा था। ये क्या हो रहा है? दीवार के उस हिस्से में अब हल्की सी दरार दिखने लगी थी। आरव ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। वह मोमबत्ती को सामने पकड़े रहा ताकि उसे साफ दिख सके कि वहां क्या है। पर उससे पहले कि दीवार पूरी तरह टूटे, खुरचने की आवाज अचानक रुक गई। एकदम से, जैसे जिसने भी वो आवाज की थी वह समझ गया कि अब आरव समझ चुका है। पूरी कोठरी खामोश हो गई, सिर्फ बारिश और हवा। आरव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने हिम्मत करके दीवार के पास जाकर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उस दरार को छूने ही वाली थीं कि दरार के अंदर से एकदम ठंडी हवा बाहर निकली, इतनी ठंडी कि उसके हाथ सुन्न हो गए। यह हवा नहीं थी, यह कुछ और था। आरव पीछे हट गया। तभी उसे दीवार के ठीक नीचे फर्श के पास एक छोटी सी दरार दिखी, और उसके अंदर कुछ चमक रहा था, हल्की सी सुनहरी रोशनी। ये क्या? उसका दिल अब डर और क्यूरियोसिटी दोनों से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे नीचे झुका और उस चमक को देखने लगा। यह एक बहुत छोटा गोल सा चिन्ह था, बिल्कुल उसी आकृति जैसा जो डायरी और बॉक्स पर था। उस चिन्ह के आसपास मिट्टी थोड़ी खोदी हुई लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे जमीन में से निकालने की कोशिश कर रहा हो, या फिर उसे छिपाने की। आरव का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। यह आकृति हर जगह क्यों है? यह चाबी किस ताले की है? और सबसे बड़ा सवाल, यहां कौन है या क्या है? उसी वक्त उसके पीछे की बाड़ी फिर जोर से हिली। इस बार आवाज हल्की नहीं थी, जैसे किसी ने पूरे जोर से उसे धक्का दिया हो। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था, और उस दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा नहीं था, कोई खड़ा था। उसकी परछाई भीतर आ रही थी। मोमबत्ती की लौ अचानक इतनी तेज कांपी कि बुझने ही वाली थी। आरव की सांसें रुक गईं, क्योंकि वह परछाई इंसानी आकार की थी, पर उसकी ऊंचाई किसी आम आदमी जैसी नहीं थी, और उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में था। अब कहानी यहां से और गहरी और डरावनी होने वाली थी। दरवाजे पर खड़ी उस लंबी परछाई को देखकर आरव की सांस अंदर ही अटक गई। मोमबत्ती की छोटी सी कांपती लौ उस आकृति के किनारों को हल्का सा चमका रही थी, पर उसके चेहरे पर एक भी फीचर साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर अंधेरा चिपक गया हो, एक ऐसा घना अंधेरा जो रोशनी को खुद में खींच ले। दरवाजे के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी,
हवा अंदर धकेलती जा रही थी और कोठरी की टूटी खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाज उस वक्त और डरावनी हो गई थी। लेकिन आरव का पूरा ध्यान बस उस परछाई पर था। कुछ सेकंड तक दोनों वैसे ही खड़े रहे, आरव अंदर, वह आकृति बाहर। मोमबत्ती का पीला सा गोला दोनों के बीच किसी थिन बाउंड्री की तरह था। अचानक वह आकृति आधा कदम अंदर बढ़ी। आरव के पैरों ने खुद उसका साथ छोड़ दिया और वह थोड़ा पीछे लड़खड़ा गया। मोमबत्ती उसके हाथ से छूटते छूटते बची। उसका दिमाग चीख रहा था, भाग, अभी भाग, लेकिन उसके पैरों ने सुनने से मना कर दिया। उस आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। एक लंबी असामान्य उंगली आगे आई। उसकी उंगली का सिरा मोमबत्ती की रोशनी में आने की कोशिश करता, पर जैसे ही हल्की रोशनी उसे छूती, वह हिस्सा थोड़ा धुंधला हो जाता, जैसे उसका एक्चुअल शेप कुछ और था। कौन है? आरव ने हिम्मत करके पूछा। आवाज इतनी भारी हो गई थी कि लगता था किसी और की आवाज निकल रही हो। उसका जवाब आया, लेकिन आवाज इंसान जैसी नहीं थी। बहुत धीमी, बहुत भरी हुई, जैसे किसी पुरानी बंद जगह में दबी हुई हवा निकलती है। सिर्फ एक शब्द, चाबी। आरव का दिमाग जैसे खाली हो गया। उसकी जेब में वही पुरानी चाबी पड़ी थी। तो क्या यह उसे लेने आया था या उसे उससे कोई काम करवाना था? वह एक कदम और अंदर आ गया। अब उसकी दूरी आरव से सिर्फ कुछ फीट की थी। उसका शरीर अनयूजुअली लंबा, कंधे अजीब से झुके हुए और गर्दन थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई दिख रही थी। एक पल के लिए मोमबत्ती की लौ तेज हुई और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आरव की आंखें फैल गईं। वहां चेहरा नहीं था, बस ब्लैंक डार्कनेस, एक गहरा काला खालीपन। उस खाली चेहरे के अंदर से दो बेहद हल्की, ऑलमोस्ट इनविजिबल चमकें चमकी, आंखों की तरह, लेकिन आंखों जैसी बिल्कुल नहीं। आरव का पूरा शरीर कांप गया। तुम्हारे पास जो है, वह आवाज फिर आई, वो मेरा है। आरव ने इंस्टिंक्ट में एक कदम पीछे लिया। उसकी जेब में रखी डायरी और चाबी जैसे गर्म होने लगी थीं, जैसे ये दोनों चीजें उस आकृति को डिटेक्ट कर रही हों। अचानक हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और मोमबत्ती बुझ गई। कोठरी में अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में आरव ने पहली बार उस चीज की असली आवाज सुनी। एक लंबी गहरी सांस, बहुत करीब से, उसके सामने से। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर उसका पैर किसी चीज में उलझा और वह फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही कमरे में एक धीमी सी हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानी वार्मथ का एक भी कण नहीं था। अंधेरे में उसे कुछ हल्की सी चमकती चीज दिखी, वही दीवार के पास वाली सुनहरी रोशनी। वह अब थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे वह किसी सिग्नल की तरह काम कर रही हो। वह आकृति शायद भी उसी रोशनी की तरफ मुड़ी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैरों का जमीन से कोई सीधा कांटेक्ट नहीं था, जैसे वह हवा में थोड़ा तैरते हुए आगे बढ़ रही हो। आरव को लगा यह उसका मौका है। उसने घुटनों के बल खुद को खींचते हुए दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। बाहर बारिश तेज थी, पर बाहर की दुनिया फिर भी इस कोठरी के अंदर की दुनिया से कहीं ज्यादा सुरक्षित लग रही थी। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इतना जोर से कि हवा का दबाव उसके चेहरे पर लगा। अंधेरे में फिर वह आवाज आई, तुम बाहर नहीं जा सकते। आरव का दिल जैसे टूट रहा था। उसने हाथों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, पर वह हिला तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दूसरी तरफ से उसे इनविजिबल स्ट्रेंथ से पकड़ रखा हो। तभी पीछे से एक तेज चरमराहट हुई। वह आकृति अब दीवार की उस पुरानी दरार के पास खड़ी थी, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। वह उस सुनहरी रोशनी को देखते हुए कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज शब्दों में नहीं, छोटे छोटे गहरे सुरों में गूंज रही थी, जैसे वह किसी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ पढ़ रहा हो। दीवार की दरार और फैलने लगी, फर्श हिलने लगा। आरव ने महसूस किया जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत पुराना, बहुत भारी जाग रहा हो। उस आकृति की आवाज और गहरी हो गई।
उसकी उंगलियां हवा में अजीब सिंबल्स बना रही थीं, वही सिंबल्स जो डायरी और बॉक्स पर थे। ये सब उसी चिन्ह से जुड़ा है, आरव खुद से बोला। पर क्यों? और क्या है इस दीवार के पीछे? अचानक दीवार के अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में आरव को कुछ दिखा, एक दूसरी आकृति, बहुत बड़ी, दीवार के अंदर, जैसे कोई बंद था और वह अब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अब सिर्फ सर्वाइवल चाहिए था। उसी पल उसे याद आया, जेब में चाबी है। क्या यह चाबी उस चीज को रोक सकती है, या शायद उसी को बाहर लाने के लिए बनाई गई है? उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह आकृति अब उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। दीवार की रोशनी उसके काले चेहरे पर अटपटी तरह से चमक रही थी। उसकी आंखें अब थोड़ी साफ चमकने लगी थीं, सफेद, ऑलमोस्ट स्मोकी। चाबी दो। उसकी आवाज इतनी भरी हुई थी कि लगता था पूरा कमरा कांप रहा है। आरव कांपते हाथ से अपनी जेब तक ले गया, लेकिन तभी दीवार के अंदर से एक आवाज आई, एक भारी, गहरी, ऑलमोस्ट शेकिंग आवाज। मत देना। आरव पत्थर बन गया। दोनों तरफ से आवाजें, एक उसे चाबी देने के लिए कह रही थी, दूसरी उसे रोक रही थी, और वह खुद बीच में फंसा था। बरसात बाहर चल रही थी, अंधेरा अंदर गहराता जा रहा था, और कोठरी में अब 3 चीजें थीं, आरव, वह काली आकृति, और दीवार के अंदर जागता हुआ कोई बहुत पुराना राज। अब फैसला उसी के हाथ में था। कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आरव उसी जगह जम गया जहां वो खड़ा था। दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई स्थिर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा की तरह नहीं, बल्कि किसी भारी चीज की तरह महसूस हो रही थी, जैसे पूरी कोठरी उसी की वजह से 1 सेकंड के लिए रुक गई हो। मोमबत्ती की कमजोर रोशनी उस परछाई तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। सिर्फ उसके लंबे, अजीब से कांटेदार बाल दिख रहे थे, जो बारिश की वजह से पूरी तरह भीगे हुए लग रहे थे। पर उसका चेहरा, वो अब भी बिल्कुल अंधेरे में था। आरव की उंगलियां कांप रही थीं, इतनी कि मोमबत्ती की लौ कई बार गिरते गिरते बची। उसका गला सूख गया था, पर आवाज फिर भी निकल गई, एक बेहद धीमी, लड़खड़ाती हुई आवाज। कौन है? कोई जवाब नहीं। परछाई बिल्कुल वहीं खड़ी रही। उसके हाथ लटके हुए थे, पर उनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा लग रही थी, जैसे उसके हड्डी जोड़ किसी आम इंसान जैसे नहीं थे। आरव 2 कदम पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से जा लगी। उसे लगा कि अगर वो और पीछे हटता तो दीवार के अंदर से निकलती ठंडी हवा उसके शरीर को खींच लेगी। मैं यहां अकेला नहीं हूं, आरव ने खुद से कहा, पर आवाज इतनी हल्की थी कि खुद को भी साफ सुनाई नहीं दी। तभी बाहर एक जोरदार बिजली की चमक हुई। पूरी कोठरी एक पल के लिए रोशनी से भर गई, और उसी पल आरव ने उस चेहरे को देखा। न वो चेहरा नहीं था, बल्कि चेहरे की जगह एक काली गहराई थी, जैसे किसी ने उसके सिर पर घना, भयानक धुआं बांध दिया हो। इतना कि चेहरे की कोई आकृति ही न दिखे, सिर्फ 2 हल्की चमकती हुई लकीरें, जो आंखों की जगह थीं, और जिनसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे गुस्से से, भूख से, या शायद नफरत से देख रहा हो। बिजली की चमक जाते ही फिर सब अंधेरा। परछाई वहीं थी। अब उससे एक हल्की, गहरी सांसों की आवाज आ रही थी, ऐसी जैसी कोई बहुत पुराना, थका हुआ जानवर लेता है। उस आवाज में मानवीय कुछ नहीं था, और यही उसे और डरावना बना रहा था। आरव अब मोमबत्ती को उठाए नहीं रख सकता था। उसकी उंगलियां पसीने से गीली थीं। वो हर पल फिसल रही थीं। उसने सोचा, अगर अभी मोमबत्ती बुझ गई तो शायद वो खुद को उसी अंधेरे में खो देगा जहां से ये परछाई आई है। तभी परछाई धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगी। उसके पैर जमीन पर लगते नहीं दिख रहे थे, जैसे वो किसी और ही दुनिया का बोझ लेकर चल रही हो। हर कदम के साथ कोठरी के लकड़ी के तख्ते धीमी कराह जैसी आवाज कर रहे थे। आरव ने सोचा, अगर मैं अभी भागा नहीं तो शायद कभी भाग ही नहीं पाऊंगा। पर उसके पैरों ने उसकी नहीं सुनी। शरीर वहीं जड़ हो गया था। अचानक वही खुरचने वाली आवाज फिर से आई, दीवार से, फर्श से और कोठरी के एक कोने से, जैसे कई आवाजें एक साथ। वो आवाज तेजी से बढ़ती जा रही थी,
और परछाई के कदमों के साथ मिलकर ऐसा लगा जैसे पूरी कोठरी अब जागने वाली हो और जिस चीज को हमेशा के लिए सुला दिया गया था वो उठने वाली थी। परछाई की आंखों जैसा दिखने वाला वो 2 लकीरों का हल्का सा ग्लो अब और चमकने लगा। उसी समय आरव की जेब में रखी डायरी अचानक गर्म होने लगी, इतनी कि आरव ने उसे बिना देखे ही जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। डायरी की आकृति 3 घुमावदार लाइनें और बीच का गोल बिंदु हल्के सोने जैसा चमकने लगा। परछाई एकदम रुक गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे असामान्य तरीके से ऐसे घूमी जैसे उसमें हड्डियां ही न हों और उसकी चमकती लकीरें डायरी पर टिक गईं। उसी पल पूरी कोठरी की हवा बदल गई। वो भारी दबाव वाली ठंड से भरी हवा अब अचानक धीमी होने लगी, जैसे डायरी की चमक उसके करीब आने वाली किसी विनाशकारी चीज को रोक रही थी। परछाई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, शायद डायरी को पहचानते हुए, और पहली बार उसकी सांसों की आवाज में गुस्से की जगह कुछ और था, जैसे डर। आरव का दिमाग अभी भी साफ नहीं था, लेकिन एक बात उसने नोटिस की, जैसे जैसे डायरी चमक रही थी परछाई पीछे जाने लगी, धीमे धीमे, पर वापस उसी अंधेरे में जहां से वो आई थी। लेकिन अभी भी बाहर बारिश थी, हवा थी और वो अंधेरा कहीं नहीं गया था। परछाई दरवाजे के करीब पहुंचकर रुकी। उसकी चमकती लकीरें एक पल के लिए और तेज हुईं, जैसे वो आरव को कुछ बताना चाह रही हो या शायद उसे चेतावनी दे रही हो। फिर वो दरवाजे के बाहर के अंधेरे में विलीन हो गई। बस इतना ही। कोठरी का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया। हवा अंदर आ रही थी, लेकिन वो भयानक बोझ वाली उपस्थिति गायब थी। आरव वहीं बैठ गया। उसकी टांगें इतने डर से कांप रही थीं कि वो संभल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, जैसे वो लंबे समय तक दौड़ते हुए आया हो। मोमबत्ती आधी जल चुकी थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, परछाई उस डायरी से क्यों पीछे हटी? किसने बनाई थी ये आकृति जो हर जगह थी? और क्या वो साया सच में सिर्फ डराने आया था या कुछ पता नहीं? आरव ने डायरी को अपने सामने खोला। पन्ने अभी भी गर्म थे, लेकिन अब रोशनी गायब थी। पहले पन्ने पर हाथ से लिखा एक छोटा सा मैसेज था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो उस रात का सच तुम्हें ढूंढ चुका है। आरव ने जल्दी से अगला पन्ना पलटा और फिर एक और। 3-4 पन्नों के बाद उसे एक पुरानी ड्राइंग दिखी, बिल्कुल उसी आकृति की, लेकिन इस बार उसके नीचे कुछ लिखा था। यह सिर्फ एक निशान नहीं, ये एक दरवाजा है। बीच का गोल बिंदु, 3 घुमावदार लाइनें और दीवार के फर्श पर वही छोटा सा गोल चिन्ह। आरव ने डायरी बंद कर दी। फिर उसकी आंखें उसी दीवार की तरफ गईं जहां से खुरचने की आवाज आई थी और जहां से ठंडे हवा का झोंका निकला था। ये एक दरवाजा। उसका दिमाग कांप गया। मतलब कोठरी में कोई एक नहीं था, कुछ और भी था, और शायद वो अब सिर्फ खुरचने तक सीमित नहीं रहने वाला था। कहानी अब उस दौर में जाने वाली थी जहां राज बाहर आने लगते हैं और डर किसी साए से बढ़कर अपनी असली शक्ल में सामने खड़ा हो जाता है। आरव कोठरी के बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी और बाहर बारिश लगातार दीवारों पर चोट कर रही थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ कांपने लगे थे, लेकिन डर ने उसे वहीं जमा कर रख दिया था। दरवाजे के बाहर जो परछाई खड़ी थी वह अभी भी हिल नहीं रही थी। उसका आकार किसी इंसान जैसा जरूर था, लेकिन ऊंचाई अजीब सी, जैसे कोई लंबा पतला ढांचा जो किसी अजीब तरीके से सांस ले रहा हो। उसकी सांसों की आवाज कमरे की खामोशी में बहुत साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, लंबी और भारी। आरव की उंगलियां मोमबत्ती के स्टैंड पर और कस गईं। वह बोलना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद महसूस हो रहा था कि वह कहीं बाहर न निकल जाए। कुछ सेकंड बाद वह परछाई हल्की सी आगे बढ़ी। दरवाजा थोड़ा और खुल गया। हवा अंदर आई और मोमबत्ती की लौ फिर से कांप गई। इस बार लौ इतनी झुकी कि एक पल को बुझ ही गई थी, लेकिन किसी तरह बच गई। आरव ने झटके से पीछे कदम लिया। कौन है? उसने किसी तरह आवाज निकाली।
परछाई रुकी। कोई जवाब नहीं मिला, बस उस सांस की आवाज जो अब और करीब आ गई थी। फिर धीरे धीरे वही परछाई एक कदम कोठरी के अंदर आई। पैर की आवाज नहीं थी, लेकिन उसके लंबे साए दीवार पर फैलते जा रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी जैसे उसके साए को और बड़ा कर रही थी। आरव को लगा अब या तो वह भागे या पता करे कि यह कौन है, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह वहीं खड़ा रहा। अचानक परछाई के पीछे से बिजली चमकी। एक पल को पूरा दरवाजा और बाहर का आंगन रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में आरव ने देखा परछाई का चेहरा नहीं था, या शायद वह चेहरा किसी काले कपड़े से ढका था, लेकिन आंखों की जगह पर दो हल्की लाल सी चमक थी, जैसे कोई दो छोटे दिए अंधेरे में जल रहे हों। बिजली गई, सब फिर अंधेरा हो गया। आरव का दिल अब सीने में नहीं, कानों में धड़क रहा था। वह मोमबत्ती को सामने लिए खड़ा रहा। परछाई एक और कदम अंदर आई और तभी कोठरी के बाएं कोने से अचानक कुछ गिरने की आवाज हुई। एक पुरानी लकड़ी टूटी और फर्श पर गिरी। उस आवाज के साथ ही परछाई रुक गई और अपना सिर धीरे धीरे उस दिशा में घुमाया। मौका देखकर आरव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागने ही वाला था कि उसके पैरों के नीचे जमीन ऐसे कांपी जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का दिया हो। उसने तुरंत दीवार के पास खुद को संभाला। दीवार की उसी दरार से हल्की सुनहरी चमक फिर से निकली, इस बार पहले से ज्यादा तेज। परछाई भी उसी चमक की तरफ मुड़ी, जैसे उसे वही चीज खींच रही हो। अचानक उस परछाई ने ऐसा आवाज निकाली जिसे इंसानी आवाज कहना गलत होगा। वह गुर्राहट थी, लेकिन बहुत धीमी, बहुत भारी। उसके गले से निकली वो आवाज सुनकर आरव को समझ आ गया, यह इंसान नहीं है, या कम से कम पूरी तरह इंसान नहीं है। वह परछाई दीवार की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसके पैरों के नीचे फर्श नहीं चरमरा रहा था। वह चल नहीं रही थी, वह जैसे जमीन पर फिसल रही थी। आरव ने मौका देखकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर की उंगलियां फर्श पर लगी किसी चीज से टकराईं। वही पुरानी चाबी। वह उसकी जेब से गिर गई थी। चाबी गिरने की आवाज तेज थी और उस आवाज से परछाई ने तुरंत अपना सिर आरव की तरफ घुमाया। आरव का दिल रुक गया। वह अब उसके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों की हल्की लाल चमक मोमबत्ती की पीली रोशनी के साथ मिलकर एक अजीब डरावना रंग बना रही थी, जैसे अंधेरा खुद उसके ऊपर चढ़ गया हो। परछाई ने एक कदम आरव की ओर बढ़ाया। उसकी सांसें अब आरव की सांसों से बस एक हाथ दूर थीं, ठंडी, बर्फ जैसी ठंडी। आरव ने पीछे हटते हटते दीवार को छू लिया। ये क्या चाहता है? उसने खुद से कहा, लेकिन दिमाग में जवाब आया, ये कुछ ढूंढ रहा है। शायद वो वही चीज, वही आकृति, वही निशान, वही चमक, वही राज जिसे कोई कभी उजागर नहीं करना चाहता था। आरव ने घबराकर जेब चेक की। डायरी अभी भी उसके पास थी। शायद वही चीज इस परछाई को यहां खींच लाई थी। वह परछाई अपना हाथ उठाने ही वाली थी कि अचानक कोठरी की छत से मिट्टी झड़कर नीचे गिरने लगी। पहले थोड़ा, फिर बहुत ज्यादा। छत ऐसे हिल रही थी जैसे कोई ऊपर से उसे जोर जोर से धक्के दे रहा हो। परछाई ने सिर उठाकर छत की तरफ देखा। आरव ने भी देखा। लकड़ी की बीम हिल रही थी और अगले ही सेकंड धड़म, छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। धूल और मिट्टी हर तरफ फैल गई। मोमबत्ती की लौ हिलती हुई बच गई, लेकिन रोशनी बेहद कम हो गई। जब धूल थोड़ी हटी, आरव ने देखा परछाई गायब थी, जैसे वह हवा में उड़ गई हो या फिर उसी दीवार के अंदर चली गई हो जहां से चमक आ रही थी। आरव ने कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई और दीवार की तरफ देखा। दीवार का पत्थर अब थोड़ा और हट चुका था और अंदर एक छोटा सा चौकोर कमरा दिख रहा था, बिल्कुल छुपा हुआ। उसकी चारों तरफ वही आकृतियां बनी थीं और उसके बीचों बीच एक पत्थर का स्टैंड जिस पर कुछ रखा हुआ था। आरव ने पास जाकर देखा। उस स्टैंड पर एक काली, पतली, बेहद पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी, उतनी ही पुरानी जितनी शायद यह कोठरी खुद थी। उस पेटी के किनारों पर भी लाल सुनहरी आकृतियां बनी थीं, बिल्कुल वही जो डायरी में थीं, और उसकी सतह पर हल्की सी धड़कन जैसी हरकत थी।
जैसे वह जिंदा हो। आरव ने सांस रोकी। यह वही राज था, वह पेटी, शायद वही चीज थी जिसकी वजह से यह परछाई, यह दीवार, यह चमक, सब जिंदा थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें उससे हट नहीं रही थीं। और तभी उस पेटी के पास रखे पत्थर पर एक नया निशान चमका। वही 3 घुमावदार रेखाएं और उनके बीच एक नई आग जैसी चमकती बिंदी। आरव को लगा जैसे पूरा कमरा उसकी तरफ खींच रहा हो। कुछ होने वाला था, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक। और अब वापसी का रास्ता शायद सच में नहीं बचा था। आरव ने जैसे ही उस अंधेरी परछाई को देखा, उसका दिल सीने में जोर से उछला और फिर कुछ पल के लिए जैसे रुक ही गया। वह परछाई बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस कोठरी के दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे उसे देख रही हो। अंधेरे में उसकी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं, लेकिन जो सन्नाटा उस समय पूरे कमरे में फैल गया था, उसने आरव की रीढ़ तक ठंड उतार दी। बाहर बारिश का शोर तेज हो गया था, लेकिन भीतर इतनी खामोशी थी कि आरव को अपनी ही सांसें भारी लगने लगीं। मोमबत्ती किसी डर की वजह से तेजी से कांप रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि कुछ बहुत अजीब होने वाला है। आरव ने धीरे से एक कदम पीछे लिया। उसकी उंगलियां अब भी डायरी और चाबी की तरफ जाते हुए झट-झट कांप रही थीं। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सामने जो खड़ा है वह इंसान है, साया है या कुछ और। कौन है वहां? उसकी आवाज बहुत धीमी निकली, जैसे गले में फंस गई हो। उसने खुद भी महसूस किया कि यह सवाल पूछते वक्त उसकी हिम्मत आधी रह गई थी। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी जगह खड़ी रही, हल्की सी हिलती हुई, जैसे हवा उसे छू रही हो, लेकिन वह उससे भारी हो। अचानक बाहर की बिजली चमकी और कोठरी के अंदर एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की सफेद रोशनी फैली। उस रोशनी में आरव ने उस आकृति को साफ देखा। वह इंसानी शरीर जैसा तो था, लेकिन बेहद लंबा, असामान्य रूप से पतला, और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे सीधे देख पाने की ताकत उसमें नहीं हो। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आरव का खून जैसे वहीं जम गया। परछाई अचानक 2 इंच आगे बढ़ी। आरव के हाथ से मोमबत्ती लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने उसे संभाल लिया। उसके गालों पर पसीने की ठंडी बूंदें बह रही थीं। तभी एकदम से उस परछाई ने सिर ऊपर उठाया और उसी पल मोमबत्ती की लौ बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आरव के कानों में सिर्फ 2 आवाजें थीं, उसकी धड़कन और बारिश की तेज रफ्तार। उसने अंधेरे में हाथों से रास्ता टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां हवा में ही फिसलती जा रही थीं। डर अब उसकी सांसों पर नियंत्रण पा चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेला नहीं है, जैसे अंधेरा उसके बहुत करीब सांस ले रहा है। फिर बिल्कुल पास से एक धीमी आवाज आई, तुम लौट क्यों आए? आरव उस आवाज को सुनकर वहीं जम गया। यह आवाज इंसानी जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुरदरी गूंज थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। कौन है? आरव ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसके सीने में दर्द सा होने लगा था, क्योंकि वह बहुत तेजी से सांस ले रहा था। आवाज पास से फिर आई, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरव अब पीछे हटते हुए किसी चीज से टकराया, शायद दीवार। उसे लगा जैसे पीछे से उस दीवार ने भी हल्की सी सांस ली हो, जैसे वह भी जिंदा हो। बाहर फिर बिजली चमकी। 1 सेकंड के लिए अंदर हल्की रोशनी हुई, और उसी रोशनी में आरव ने देखा, वह परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी, इतनी पास कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो उसकी छाया आरव के चेहरे पर आ जाए। आरव ने रिफ्लेक्स में एक जोरदार कदम पीछे लिया और उसके पैर के नीचे से फर्श का हिस्सा अचानक धंस गया। वह गिरा, पर उसका शरीर पूरी तरह नहीं गिरा। जमीन टूट गई थी। हाँ, फर्श के बीच में एक बड़ा दरार बन चुका था, और उसके नीचे एक गहरा अंधेरा खाली स्पेस था, जैसे इस कोठरी के नीचे कोई और कमरा था। आरव ने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका एक पैर उस दरार में फंस चुका था। वह गिरने ही वाला था कि किसी ने या कुछ ने उसका कंधा पकड़ लिया, मगर यह पकड़ इंसानी नहीं थी, ठंडी, बर्फ जैसी, और उंगलियां लंबी,
आरव का पूरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया। पर उसी पल जैसे ही अगली बिजली चमकी, उसने देखा वह परछाई अचानक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह उस दरार के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वही सुनहरी टाइप रोशनी जो उसने दीवार के नीचे देखी थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर अपना पैर निकालने की कोशिश की। दर्द हुआ, पर वह किसी तरह थोड़ी ताकत लगाकर अपने शरीर को एक तरफ खींच लाया। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसकी निगाह फिर से उस दरार पर पड़ी। उस दरार के नीचे से अब हवा आ रही थी, एकदम ठंडी हवा। लेकिन उस हवा में एक अजीब सी महक थी, गीली मिट्टी, पुराने कागज और किसी जले हुए चीज की। आरव ने थोड़ा झुककर नीचे देखने की कोशिश की। वह जगह किसी सुरंग जैसी लग रही थी। नीचे फर्श पर कुछ लकीरें जैसी दिख रही थीं, शायद कोई रास्ता। और उन लकीरों के बीच वही चिन्ह उकेरा हुआ था जो उसने बॉक्स, डायरी और दीवार पर देखा था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये सब जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं? कोठरी में यह गुप्त कमरा किसने बनाया था? और वह परछाई, क्या वह हर जगह इसी चीज के कारण दिख रही थी? तभी नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई वहां चल रहा हो। आरव का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी अपनी जेब से निकाली और उसके पन्नों को जल्दी जल्दी पलटने लगा। शायद उसमें कुछ लिखा हो, कोई संकेत, कोई नाम, कोई तारीख। लेकिन पन्ने इतने पुराने थे कि पलटते समय हल्का सा टूट भी रहे थे। फिर उसे डायरी के बीच में एक पन्ना मिला जिसके कोने बाकी पन्नों से ज्यादा जले हुए थे। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो नीचे मत जाना। आरव के हाथ कांप उठे। नीचे मत जाना? क्यों? क्या होने वाला है नीचे? कौन रह रहा है वहां? उसकी आंखें दरार की तरफ फिर गईं। अब वहां एकदम खामोशी थी, जैसे कोई नीचे इंतजार कर रहा हो कि वह फैसला करे। बाहर तूफान अब और तेज हो चुका था। बिजली की आवाजें गूंज रही थीं, कोठरी की दीवारें भी हिलने लगी थीं। और फिर दरार के नीचे से एकदम हल्की मगर बहुत साफ आवाज आई, आ जाओ। यह आवाज वही थी जो उसने अभी अभी अपने पीछे सुनी थी, वही दो टोन वाली, वही डर पैदा करने वाली। इस बार आवाज में एक खींचने वाला एहसास था, जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा हो। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, पर उसके पैरों ने जैसे अपने आप तय कर लिया हो कि क्या करना है। वह धीरे धीरे दरार के करीब गया। उसके हाथ जमीन पर टिके हुए थे। वह नीचे झांकने लगा और नीचे की हल्की रोशनी अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि उसकी आंखें कुछ पल के लिए जल सी गईं। पर जब उसकी नजर थोड़ी साफ हुई, उसे नीचे किसी का चेहरा दिखा। कोई खड़ा था और उस चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती, ऐसी मुस्कान जो किसी को अपने पास बुलाने के लिए बनाई गई हो। और उसी मुस्कान के ऊपर, उसी व्यक्ति के माथे पर वही चिन्ह चमक रहा था, 3 घुमावदार रेखाएं और बीच में एक बिंदु। यह वही चिन्ह था, वही जो आरव को हर जगह मिल रहा था, वही चिन्ह जो अब कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा डरावने मोड़ पर ले जाने वाला था। आरव ने अपनी सांसें रोक ली थीं। उस रात की नमी, वो अंधेरा, वो खामोशी, सब कुछ जैसे एक साथ उसकी गर्दन पर हाथ रखकर खड़ा हो गया था। दरवाजा आधा खुला था और बाहर खड़ा वो साया अब धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसकी ऊंचाई पहली नजर में ही गलत लग रही थी, जैसे इंसान हो भी तो किसी ऐसे इंसान का जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। आरव के हाथ से मोमबत्ती कांप रही थी। लौ लंबी होकर टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाती, कभी छिप जाती, कभी किसी अनदेखे चेहरे को उभार देती। उस साए के कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे पूरी हवा उसके साथ अंदर आ रही हो। आरव पीछे हटने लगा। उसके पैरों के नीचे पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी। उसने दीवार के पास पड़े लोहे के सरिये को कसकर पकड़ा। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वह खुद को किसी तरह तैयार कर रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो लड़ सके। अचानक रस्सियों की तरह लंबी उंगलियां दरवाजे के किनारे पर दिखाई दीं, लेकिन उसी पल एक भारी आवाज हुई, आरव पीछे मत हट, डर मत। आवाज इंसानी थी, बहुत मध्यम, थकी हुई, लेकिन इंसानी। साया और करीब आया
और रोशनी में उसका चेहरा कुछ साफ हुआ। एक बूढ़ा आदमी, चेहरा सिकुड़ा हुआ, दाढ़ी बिखरी, आंखें लाल, जैसे कई रातों से सोया न हो। लेकिन सबसे अजीब था उसके गले में लटकी वही आकृति, 3 घूमती रेखाएं और बीच में गोल बिंदु वाला चिन्ह, वही चिन्ह जो बॉक्स, डायरी और जमीन के अंदर मिले निशान पर था। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। आप कौन? उसकी आवाज टूट गई। बूढ़ा आदमी अंदर आया, दरवाजा बंद किया और हल्की सांस लेकर बोला, अगर मैं देर से आता तो दीवार के पीछे जो है वो आज तुम्हें देख लेता। यह सुनकर जैसे आरव की रीढ़ में ठंडक उतर गई। दीवार के पीछे क्या है? उसके शब्द खुद ब खुद बाहर आए। बूढ़े ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ ऐसा जिसको इस गांव ने 80 साल से बंद करके रखा है, और आज रात उसकी नींद टूट रही है। आरव का मन बैठ गया। यह वही बात थी जिसे वह बार बार महसूस कर रहा था, लेकिन नाम नहीं दे पा रहा था। बूढ़ा आदमी कोठरी में चारों तरफ देखने लगा, जैसे चेक कर रहा हो कि कहीं कुछ तो नहीं हिला। फिर वह उस जगह के पास गया जहां दीवार में दरार बनी थी। उसने फर्श पर हाथ फेरा, उस चमकते चिन्ह को देखा और लंबी सांस छोड़ी। इसी को ढूंढने आया था कोई? बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। आरव ने पूछा, आपको कैसे पता ये चिन्ह यहां है? बूढ़े ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि इसे छिपाया मैंने था। यह सुनकर आरव स्तब्ध रह गया। आपने? लेकिन क्यों? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें डर से नहीं, गिल्ट से भरी हुई थीं, क्योंकि मैंने ही वो गलती की थी जिस गलती ने इस कोठरी के पीछे वाले कमरे को एक जाल में बदल दिया, और उस जाल में वह बंद कर दिया गया। आरव के गले में शब्द अटक गए। बूढ़ा दीवार के बिल्कुल पास जा खड़ा हुआ। सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। किसी ने गांव में इसे सच के रूप में कभी स्वीकारा ही नहीं, लेकिन वो सचमुच है। सांस लेता है, हिलता है और तब तक जिंदा है जब तक ये चिन्ह मिटता नहीं। आरव के पैरों के नीचे की जमीन जैसे घूमने लगी। बूढ़ा आगे बोला, 80 साल पहले मैं यही इस कोठरी में रहता था। तब ये जगह वैसे डरावनी नहीं थी। लोग आते जाते थे, यहां अनाज रखा जाता था, खेती के औजार, सब कुछ। लेकिन एक रात मैं यहां अकेला था जब मैंने दीवार के भीतर से पहली बार खुरचने की आवाज सुनी। आरव की रीढ़ में उसी खुरचने वाली याद की वजह से झनझनाहट फैल गई। मैंने सोचा कोई जानवर फंस गया होगा, लेकिन जब मैंने मिट्टी हटाई तो वहां एक कमरा मिला, छोटा सा लेकिन बहुत गहरा। उसमें अंधेरा इतना था कि लगता था जैसे रोशनी अंदर जाने से डरती है। और उस कमरे में मैंने उसे देखा। बूढ़ा लड़खड़ा गया, जैसे वो याद उसे आज भी चीर रही हो। वो इंसान जैसा था, पर इंसान नहीं था। उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं, और सबसे खतरनाक बात, वो किसी की भी शक्ल ले सकता था। आरव के हाथ में पकड़ी मोमबत्ती अचानक झुक गई। बूढ़ा आगे बोला, और उसने मेरे सामने मेरे ही भाई का चेहरा ले लिया था। आरव का खून ठंड पड़ गया। मैं डर गया, मैं चीखा। मैंने गांव वालों को बुलाया। सबने उस कमरे को बंद कर दिया, उसे छिपा दिया। और ये आकृति, बूढ़ा अपने गले का पेंडेंट दिखाता है, उस दरवाजे का ताला है। इस चिन्ह के बिना वो बाहर नहीं आ सकता, और अगर बाहर आ गया, वह बीच में रुक गया, तो वो किसी की भी शक्ल लेकर इस गांव को खत्म कर देगा। आरव ने कांपते हुए पूछा, लेकिन आज ये सब फिर क्यों हो रहा है? बूढ़े ने गहरी सांस ली, क्योंकि किसी ने ताले के अंदर की मिट्टी हटाई है, और शायद गलती से उसकी नींद तोड़ दी है। और ये काम सिर्फ अंदर आने वाले नहीं कर सकते, बाहर से किसी ने शुरू किया है। आरव अचानक समझ गया, वो जो कदमों के निशान, वो जो ताज़ा मिट्टी, वो जो हिलता मटका, यह किसी इंसान का काम नहीं था। यह उसकी तलाश थी, उस चिन्ह की। बूढ़ा कह रहा था, वो चिन्ह अगर इसके हाथ लग गया तो वो दीवार फाड़कर बाहर आ जाएगा। अचानक थक थक थक, दीवार के पीछे से 3 भारी चोटें गूंजीं। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़ा चिल्लाया, पीछे हटो, वो जाग गया है।
दीवार की मिट्टी टूटकर नीचे गिरने लगी, जैसे कोई अंदर से उसे धकेल रहा हो। आरव ने मोमबत्ती को और कसकर पकड़ा। बूढ़ा उस पर चिल्लाया, आरव, अगर तुमने उसे एक बार भी देख लिया, उसके चेहरे को पहचान लिया, तो तुम बच नहीं पाओगे। ठक ठक ठक। दीवार में अब एक बड़ा सा क्रैक बन चुका था और उस क्रैक के अंदर से 2 चमकती हुई आंखें दिखीं, बहुत चमकीली, बहुत गहरी, बहुत जिंदा। अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्या आप भाग 11 अब भी चाहेंगे? आरव उस आवाज के रुकते ही जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया था। कोठरी के अंदर घुसती वो लंबी अजीब सी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उसे पता हो कि आरव उसे देख रहा है। बाहर बिजली चमकी और उसी पल मोमबत्ती की लौ उसके हाथ में थरथराई। रोशनी 1 सेकंड के लिए तेज हुई और उस परछाई का आकार साफ दिखा, लेकिन चेहरा अभी भी एकदम काला, जैसे किसी ने काले कपड़े में उसे ढक दिया हो, या जैसे अंधेरा ही उसका चेहरा हो। आरव का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने मोमबत्ती को नीचे नहीं किया। चाहे हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो उसने सामने रखी हुई थी, जैसे ये छोटी सी रोशनी ही उसे बचा रही हो। वो परछाई 2 कदम अंदर आई। पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था। हर कदम के साथ मिट्टी और पानी की बूंदें नीचे गिरकर फर्श पर फैल रही थीं। बारिश इतनी तेज थी कि उसके पीछे खड़े दरवाजे से अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है वहां? उसका जवाब सिर्फ एक धीमी टूटती हुई सांस थी। आरव ने महसूस किया कि कोठरी का तापमान एकदम गिर गया है, जैसे कोई और चीज अंदर आई हो। कोई इंसान नहीं, कुछ और। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी हो गईं कि मोमबत्ती को पकड़ना मुश्किल लगने लगा। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसके हाथ अजीब थे, इंसानी जैसे, मगर उंगलियां लंबी, असामान्य, और उन पर मिट्टी थी, बहुत पुरानी, खराब गंध वाली मिट्टी। आरव की नज़र उसी वक्त उसके पैर के पास पड़ी, उस दरार पर गई जहां से वो सुनहरी चमक आ रही थी, और अचानक उसे एहसास हुआ कि ये परछाई शायद उसी को खोज रही है, वो चीज जो जमीन में दबी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, परछाई का सिर हल्का सा उसकी तरफ झुका, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि हवा में धुंध का छोटा सा बादल बन रहा था। और तभी परछाई बोल उठी। आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी ने बहुत समय से बोलना बंद कर दिया हो, बहुत कमजोर लेकिन साफ। वो मत छूना। आरव एकदम पीछे हट गया। उसका पैर पास रखे लकड़ी के तख्ते से टकरा गया और वो गिरते गिरते बचा। उस परछाई ने कोई हरकत नहीं की, बस खड़ी रही। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने 1 कदम और बढ़ाया। अब वो कुछ इंच की दूरी पर थी और उसी दूरी पर आरव को उसकी आंखें दिखीं, काली, गहरी, खाली, जैसे उन आंखों में कोई जीवन नहीं बचा हो। और फिर जैसे ही बिजली चमकी, 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा साफ हुआ। आरव का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। चेहरा आधा जला हुआ था। साफ दिख रहा था कि कोई आग, कोई पुरानी, बहुत पुरानी आग उसके चेहरे को छू कर गई थी। त्वचा पिघली हुई, काली, और बाकी हिस्सा मिट्टी से भरा हुआ। वो इंसान था या कभी इंसान रहा होगा। आरव मोमबत्ती पीछे खींचना चाहता था, पर उसके हाथ जमे हुए लग रहे थे। उसी समय हवा का जोरदार झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। पूरी कोठरी अंधेरे में डूब गई। आरव का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अब छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो अंधेरे में खड़ा था और कुछ सेंटीमीटर दूर वो अजीब, डरावना इंसान। एक पल के लिए अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी, एक उसकी, एक उस अनजान की, और फिर कुछ नहीं। सांस की आवाज गायब हो गई। आरव डरते डरते पीछे हटने लगा। उसने अपने हाथ फैलाकर दीवार को खोजा ताकि समझ सके वह कहाँ है। कदम कदम पर उसका पैर किसी कागज, किसी टूटी लकड़ी या किसी कंकड़ पर पड़ रहा था।
हर आवाज अंधेरे में और भी तेज लग रही थी। तभी एकदम हल्की सी फुसफुसाहट आई, इतनी धीमी कि लगता था जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास से कहा हो, तुम देर से आए। आरव के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो पीछे मुड़ा, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। अचानक कोठरी के बाहर बिजली की चमक हुई और एक पल के लिए पूरा कमरा रोशन हुआ। और उस रोशनी में वो परछाई अब दरवाजे के पास खड़ी थी, जहां से वो आई थी। वो आरव को देख रही थी और उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, छोटा सा धातु का टुकड़ा, एक ताला, एक ऐसा ताला जो जमीन में दबी उस चीज से मिलता जुलता था। बिजली गई, रोशनी गई, फिर से अंधेरा। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, दरवाजा बंद था, परछाई गायब, बस बारिश की आवाज और उसका तेज धड़कता दिल। आरव ने एक लंबी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। अब वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था, उस छोटी सुनहरी रोशनी को हाथ में लेना और समझना कि वो है क्या। वो झुककर जमीन में पड़ी मिट्टी हटाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर क्यूरियोसिटी उससे ज्यादा मजबूत थी। थोड़ी मिट्टी हटते ही एक छोटा गोल पत्थर दिखा। उस पर वही निशान, 3 घुमावदार रेखाएं और बीच में गोल बिंदु। पर इस बार निशान एकदम साफ था और उस पत्थर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा और उस गड्ढे में एक धातु की प्लेट जिस पर कुछ खुदा हुआ था। आरव ने प्लेट उठाई। हवा से ठंडी हो चुकी थी। उसने अपनी मोमबत्ती फिर से जलाने की कोशिश की। किसी तरह लौ जल उठी, बहुत छोटी लेकिन काफी। उसने प्लेट को रोशनी के पास लाया। प्लेट पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। शुरुआत यहीं थी। आरव के गले में ठंडा डर उतर गया। अब उसे समझ आ गया था, ये कोठरी किसी राज का अंत नहीं, ये उसकी शुरुआत थी और वो परछाई अभी वापस आएगी। आरव ने मोमबत्ती को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि सामने खड़े उस साए का चेहरा उसे साफ दिख सके। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि हर बूंद किसी भारी चीज पर गिरती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा वो अंधेरा, वो इन सारी आवाजों से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी ही हवा को रोक रही हो। साया कुछ कदम अंदर आया। उसकी ऊंचाई कोठरी की छत तक पहुंचती लग रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में हल्का सा तैरता हुआ अंदर आ रहा हो। आरव ने डर के बावजूद खुद को संभाला। कौन है वहां? साया कुछ पल तक चुप रहा। फिर जैसे हवा के बीच से किसी टूटे हुए रेडियो की तरह एक आवाज आई, भारी, धीमी और बेहद ठंडी। वो चाबी वापस रख दे। आरव का दिल वहीं रुक जाने वाला था। चाबी उसकी जेब में जैसे धड़कने लगी हो। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये आवाज इंसान की लग ही नहीं रही। उसके बोलने में जैसे सैकड़ों पुराने फुसफुसाहट वाले स्वर एक साथ मिलकर बोले हों। तू, ये कौन है? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। साया और नजदीक आया, अब बस कुछ फीट दूर। मोमबत्ती की लौ इतनी जोर से कांपने लगी कि उसकी रोशनी भी ठीक से टिक नहीं पा रही थी। फिर अचानक बिजली की तेज चमक कमरे में रोशन हो गई और उस पल में आरव ने वो चेहरा देखा। एक चेहरा नहीं, कई चेहरे एक दूसरे के ऊपर जैसे चिपके हुए, जैसे सालों से खोई हुई कई आत्माएं एक ही जगह कैद हों। आंखें कई थीं, लेकिन हर एक खाली। होंठ कई जगह थे, लेकिन कोई मुस्कुराहट नहीं, बस एक लंबा गहरा दर्द। आरव की सांस गले में अटक गई। बिजली गई और सब फिर अंधेरा। साया अब कुछ इंच दूर खड़ा था। आरव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो पीछे हटते हुए मिट्टी वाली दीवार के पास आ गया, जहां से पहले ठंडी हवा आ रही थी। मोमबत्ती अब बुझने के कगार पर थी और साया आगे बढ़ चुका था। अचानक वही पुरानी डायरी उसकी जेब में से हल्की सी चमकने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे डायरी खुद गर्म हो रही हो। उसने तुरंत डायरी निकाली और उसकी कवर पर वो गोल आकृति हल्की रोशनी छोड़ रही थी। साया उस रोशनी को देखकर कुछ सेकंड के लिए रुक गया। आरव ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पैर दीवार के पास रखी मिट्टी वाली दरार पर आ गए थे।
जैसे ही डायरी रोशन हुई, उस दरार से एक छोटा सा आवाज आया, जैसे कोई अंदर छिपी चीज जग चुकी हो। उससे पहले कि वो समझ पाता, दीवार का वो हिस्सा अचानक खुद पीछे की ओर खिसक गया। वहां एक छोटा सा गुप्त कमरा खुल गया, जिसमें एक बहुत पुराना जंग लगा ताला दिख रहा था, ठीक उसी चाबी जैसा ताला। आरव समझ गया, चाबी इसी के लिए है, लेकिन साया अब फिर उसकी तरफ बढ़ चुका था। उसकी कई आंखें एक साथ चमक बनकर उसे घूर रही थीं। आरव ने खुद को संभाला, चाबी निकाली और उस ताले में लगा दी। जैसे ही चाबी घुमाई, कमरे के अंदर से एक तेज सफेद गर्म रोशनी बाहर निकली, इतनी तेज कि साया तुरंत पीछे हट गया। उसकी आवाजें कई सुरों में मिलकर चिल्लाईं, दर्द, गुस्सा और बेचैनी से भरी। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। आरव को लगा जैसे हवा अचानक भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। उसके कानों में जो डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, वो एकदम बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद रोशनी धीरे धीरे कम हुई। आरव ने आंखें खोलीं। साया गायब था। कोठरी में फिर सिर्फ बारिश की आवाज थी। हवा पहले की तरह चल रही थी, लेकिन अब उसमें ठंड नहीं थी, कोई अनजानी बेचैनी नहीं थी। वह दीवार के पास गया। अंदर का छोटा कमरा पूरी तरह शांत था। अंदर एक छोटी पुरानी लकड़ी की चौकी पड़ी थी और उस पर एक पत्थर की गोल सी मुहर रखी थी, वही आकृति वाली। शायद यही असली राज था, शायद यही वो चीज थी जिसे दशकों से छिपाया गया था। आरव ने चौकी को ध्यान से देखा। उस पर एक पुरानी लाइन उकेरी हुई थी, जिस दिन ये मुहर खुली, उस दिन कैद की आत्माएं भी खुली। जिस दिन ये मुहर पूरी की जाए, उस दिन सब शांत हो जाएगा। आरव को तुरंत समझ आ गया, ये एक अधूरा काम था। यही वजह थी कि साया हर तरफ था, क्योंकि कभी किसी ने इस मुहर को पूरा नहीं किया। तभी उसने देखा, मुहर के गोल निशान में एक छोटा सा टुकड़ा गायब था और उसे तुरंत ध्यान आया कि दीवार के पास जो छोटी चमक उसने देखी थी, वो शायद यही खोया हुआ हिस्सा था। वह नीचे गया और मिट्टी हटाकर वो छोटा सुनहरा टुकड़ा निकाल लिया। उसे चौकी पर रखकर जब उसने उसे मुहर के अंदर लगाया, पूरी आकृति एक खूबसूरत शांत रोशनी में बदल गई और उसी पल बाहर बारिश अचानक कम हो गई, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। हवा भी शांत हो गई। कोठरी की दीवारों में जो सालों की नमी और बेचैनी भरी थी, वो जैसे गायब हो गई। आरव ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, सब खत्म। जब वह कोठरी से बाहर निकला तो गांव की पगडंडी पर हल्की धुंध फैली थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी, वो एक नई सुबह की धुंध थी। आरव ने पीछे मुड़कर पुरानी कोठरी को देखा, जो पहली बार खामोश लग रही थी और राहत भरी, जैसे उसका बोझ आखिर उतर गया हो। और आरव समझ गया था, बरसात की उस रात उसने सिर्फ एक राज नहीं खोला था, उसने एक बहुत पुरानी कैद को आजाद किया था। और उसी के साथ वो कोठरी अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी, ना कि वो डरावना साया जो वर्षों से गांव को घेरता रहा था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस रात की बारिश, उसकी यादें आरव शायद कभी भूल नहीं पाएगा।